हेलो बच्चों। वायरमैन ट्रेड के लिए ये निमी के क्वेश्चन हैं, जिसमें ट्रांसमिशन चैप्टर जो है आपका, इस चैप्टर का नाम है जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। इस चैप्टर के सवाल बहुत आते हैं एग्ज़ाम में, तो उसको मैं 1 बाय 1 डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे इसमें 41वां क्वेश्चन है, देखिए, विच इज़ द पर्पज ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन मतलब ट्रांसफार्मर का समांतर क्रम में संयोजन करने का क्या उद्देश्य है। ट्रांसफार्मर का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है कि दो या दो से अधिक ट्रांसफार्मरों को आपस में पैरेलल में जोड़ना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई लाइन जा रही है, इसमें पहला ट्रांसफार्मर ये जुड़ा हुआ था, ठीक है, इसी में दूसरा ट्रांसफार्मर भी जोड़ देना। ठीक है, मतलब कोई लाइन जा रही है, कहीं लोड जा रहा है हमारा, तो इसमें ट्रांसफार्मर 1 और ट्रांसफार्मर 2 दोनों ट्रांसफार्मर को पैरेलल में जोड़ देते हैं। तो इसका जोड़ने का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन जैसे रिड्यूस वोल्टेज ड्रॉप को घटाने के लिए, दूसरा है वोल्टेज ड्रॉप को बढ़ाने के लिए, तीसरा है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा, प्रोवाइड मोर रिलायबिलिटी ऑफ पावर। रिलायबिलिटी मतलब निरंतरता, विद्युत सप्लाई की निरंतरता बनाए रखने के लिए हम ट्रांसफार्मरों को पैरेलल में जोड़ते हैं। मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर अगर ख़राब हो जा रहा है या वर्किंग नहीं कर रहा है, तो दूसरा ट्रांसफार्मर हमारा लोड को संभाल लेगा, या और भी ट्रांसफार्मर जो पैरेलल में जुड़े हुए हैं वो लोड को संभाल लेंगे। तो मेन उसका आंसर जो होगा वो प्रोवाइड मोर रिलायबिलिटी, मतलब पावर की निरंतरता बनी रहे, इस नाते ट्रांसफार्मर को पैरेलल में जोड़ा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 क्वेश्चन है, देखिए, विच कंडीशन इज टू बी सेटिस्फाइड बिफोर कनेक्टिंग टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इन पैरेलल। कह रहा है दो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को अगर हम पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो इसमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इसमें जो जैसे दो ट्रांसफार्मर को, दो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है हमारे पास, मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर ये है सिंगल फेज, दूसरा ट्रांसफार्मर ये है, ये भी सिंगल फेज है। इन दोनों को हमें पैरेलल में जोड़ना है। पैरेलल में जोड़ने का मतलब फेज को फेज से जोड़ेंगे और न्यूट्रल को न्यूट्रल से जोड़ेंगे। ठीक है, मतलब फेज को फेज से और न्यूट्रल को न्यूट्रल से जोड़ेंगे, दोनों ट्रांसफार्मर को। ठीक है, यही कंडीशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक का फेस और एक का न्यूट्रल जोड़ा, दूसरे का न्यूट्रल में फेस जोड़ दिया और फेस को न्यूट्रल में जोड़ दिया, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो सी होगा, पोलरिटी मस्ट बी सेम। पोलरिटी का मतलब फेस को फेस में और न्यूट्रल को न्यूट्रल में जोड़ा जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा जो और ऑप्शन है, जैसे फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, तो फेज सीक्वेंस की बात हमारी 3 फेज ट्रांसफार्मर में आती है, ना कि सिंगल फेज में आती है। ठीक है, तो यहाँ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, इसलिए फेज सीक्वेंस हम कोई मैटर नहीं करेगा। टाइप मस्ट बी सेम, ये भी कोई मैटर नहीं करेगा। कैपेसिटी मस्ट बी सेम, कैपेसिटी दोनों ट्रांसफार्मर की अलग अलग हो सकती है। एक ट्रांसफार्मर मान लो 10 kVA का है, दूसरा सपोज मान लीजिए 50 kVA का है, तो कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन पोलरिटी मस्ट बी सेम। पोलरिटी का मतलब अगर ट्रांसफार्मर 1 का फेस और न्यूट्रल जुड़ा है, तो इसका भी फेस वाले वायर को फेस में जोड़ेंगे, न्यूट्रल वाले वायर को न्यूट्रल में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही होगा कि दो ट्रांसफार्मर को हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो कैसे, मतलब उनका कनेक्शन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ स्कॉट कनेक्शन। स्कॉट कनेक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कनेक्शन होता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्शन होता है, और इसका उद्देश्य होता है 3 फेज सप्लाई से 2 फेज सप्लाई निकालना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 फेज सप्लाई है RYB, इस सप्लाई से हम स्कॉट कनेक्शन करके यहाँ पे स्कॉट कनेक्शन करेंगे ट्रांसफार्मर का। ठीक है, दो ट्रांसफार्मर को जो इस तरह से कनेक्ट किया जाता है कि यहाँ से दो सिंगल फेज सप्लाई निकलेगी। एक सिंगल फेज ये निकलेगी फेज न्यूट्रल, और दूसरी सिंगल फेज ये निकलेगी फेज न्यूट्रल। ठीक है, तो
नहीं सॉरी, टू फेज सप्लाई, सॉरी, हाँ, वो विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ स्कॉट कनेक्शन। तो स्कॉट कनेक्शन में जो है, इसमें जो है तो ट्रांसफार्मर थ्री फेज टू टू फेज, मतलब सिंगल फेज सप्लाई से हम टू फेज सप्लाई निकालते हैं स्कॉट कनेक्शन के द्वारा। टू फेज सप्लाई मतलब उसमें 440 वोल्ट ही निकलता है, दो फेज वायर निकलेंगे इसमें से, ठीक है। तो ये हमारा स्कॉट कनेक्शन हो जाएगा, इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। आगे आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ कूलिंग इज इम्प्लाइड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अप टू 100 kVA, ठीक है। 100 kVA के ट्रांसफार्मर के लिए कौन सी कूलिंग पद्धति अपनाई जाती है। ट्रांसफार्मर में कूलिंग जहाँ होती है, हम जानते हैं कूलिंग क्यों करते हैं। ट्रांसफार्मर की कोर, चूँकि जब ट्रांसफार्मर लोड पे होता है तो लोड की वजह से ट्रांसफार्मर गर्म होता है। अब उस गर्म ट्रांसफार्मर को अगर कूल ना किया जाए तो अंदर से हीट होके इंसुलेशन उसका पिघलेगा और वाइंडिंग शॉर्ट कर जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ट्रांसफार्मर को कूलिंग किया जाता है। छोटे ट्रांसफार्मर को कूलिंग, छोटे ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो तो हमारा उतना ज़्यादा उन पर लोड नहीं होता, इस नाते उसमें जो होता है शुष्क होते हैं, वो एयर कूल्ड होते हैं, वो एयर से ही कूलिंग होती रहती है। लेकिन बड़ी ट्रांसफार्मर कूलिंग के लिए उसमें तेल भरा जाता है, ठीक है। तो तेल भरा जाता है, तो वही पूछ रहा है अगर 100 kVA तक का ट्रांसफार्मर होगा तो उसकी कूलिंग कैसे की जाएगी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो सही है वो नेचुरल एयर मेथड, मतलब वो नेचुरल एयर से ही कूल होता रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द पर्पज ऑफ कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। अब ये पे देखिए वही क्वेश्चन आ गया, ट्रांसफार्मर की कूलिंग का क्या उद्देश्य है। सेम वही क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कस कर रहे थे, कूलिंग का क्या उद्देश्य है। तो हमने बता ही दिया कूलिंग का उद्देश्य क्या है, वो टू प्रोटेक्ट द वाइंडिंग फ्रॉम डैमेज, ठीक है, मतलब वाइंडिंग को डैमेज से रोकने के लिए। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। विच मेथड ऑफ कूलिंग द फैंस आर यूज टू ब्लो एयर सरफेस ऑफ ट्रांसफार्मर। जनरली क्या होता है कि कह रहा है ट्रांसफार्मर की के कूलिंग की कौन सी विधि में या कौन सी पद्धति में एयर को ब्लो कराया जाता है, एयर को हवा का झोंका दिया जाता है, ठीक है। तो हवा का झोंका ब्लो एयर दे रहा है ना, ब्लो एयर मतलब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में एयर का झोंका दिया जाता है जिससे ट्रांसफार्मर कूल हो। तो वो मेथड होता हमारा जो है वो होगा हमारा ए फोर्स्ड ए ऑयल, नहीं सॉरी, बी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें, बी वाला इसमें एयर ब्लास्ट मेथड। एयर ब्लास्ट मतलब हवा का झोंका दिया जाता है ट्रांसफार्मर में। ये ट्रांसफार्मर है मान लो हमारा, तो यहाँ पे एक फ़ैन लगाकर, है ना, इससे एयर जो है इसमें इंजेक्ट किया जाता है जिससे कि वाइंडिंग ठंडी होती रहे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अगला देखते हैं क्वेश्चन 47। विच इज़ द कॉज ऑफ डिटर्टनरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। अच्छा, इसका जो हिंदी है वो ट्रांसफार्मर ऑयल के ख़राब होने का क्या कारण है, ठीक है। ट्रांसफार्मर ऑयल जो कूलिंग के लिए ट्रांसफार्मर में तेल भरा जाता है वो डिटर्टनरेशन मतलब ख़राब होना। ट्रांसफार्मर का ऑयल ख़राब क्यों होता है, ये क्यों होता है। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक एयर कम इनटू कांटेक्ट विद ऑयल। हमने बताया था ना कि ट्रांसफार्मर ब्रीदर के द्वारा ट्रांसफार्मर जो है वो हवा को खींचता है। तो अगर उसमें नमी युक्त एयर चली गई, ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर में नमी होती है, अगर नमी युक्त हवा चली गई अंदर तो तेल खराब हो जाएगा, जल्दी तेल खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें ब्रीदर लगा होता है। जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, ये उसका टैंक है, और यहाँ पर क्या होता है कि हमारा ये कंजर्वेटर होता है, यहाँ बुकोल्ज रिले होता है, बताया था हमने, और इधर आती है पाइप हमारी, यहाँ पे ब्रीदर लगा होता है, ब्रीदर में सिलिका जेल भरी होती है,
और ये खुला होता है, तो यहाँ से एयर वो जो है अंदर लेता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का जब मतलब लोड कम, जब इसका जो है लोड कम होता है तो तेल का प्रसार कम होता है, तो खाली जगह भरने के लिए यहाँ से एयर अंदर आती है। ठीक है, तो वो एयर अगर नमी युक्त आ गई तो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल ख़राब हो जाता है। नमी को रोकने के लिए यहाँ पे सिलिका जेल भरा होता है। ठीक है, ये सिलिका जेल क्या करता है, नमी को सोख लेता है। तो इसमें ऑप्शन डी वाला सही होगा। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक एयर कम इनटू कांटेक्ट विथ ऑयल, मतलब कि ऑयल के कांटेक्ट में अगर एटमॉस्फेरिक एयर आती है तो ट्रांसफार्मर का तेल जल्दी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 48वां क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द कन्वेंशनल पावर जनरेशन। अब सबसे पहले हम जानते हैं कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन क्या होते हैं। तो कन्वेंशनल पावर जनरेशन हमारे वो होते हैं, जैसे हमारे पावर जनरेशन मतलब बिजली का बनना। ठीक है, तो बिजली हमारी जो है कितनी तरह से बनती है, बिजली जो है बिजली हमारी कोयले से बनती है। ठीक है, कोयला से बनती है, या डीजल जनरेटर होता है, डीजल जनरेटर से भी डायनमो लगा के बिजली बनाते हैं। तो जो पुरानी पद्धतियाँ थी, जैसे कोयले से बिजली जो बनती थी, डीजल जनरेटर से बनती थी, ये सब वो पद्धतियाँ हमारी कहलाती हैं कन्वेंशनल पावर जनरेशन। ठीक है, और जो नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन है, आगे है नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन। इसमें ठीक है, नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन जो होंगे हमारे, ये जो आधुनिक पद्धतियाँ हैं बिजली बनाने की, जैसे हमारा क्या नाम है, सोलर हो गया, है ना, बायोगैस हो गया, या विंड एनर्जी हो गई। ठीक है, हवा के द्वारा जो पवन चक्की लगा के बनाते हैं बिजली, है ना, सोलर के द्वारा सोलर प्लेट लगा के बिजली बनाते हैं, या जो बायोगैस होता है वेस्ट से जो उससे बिजली बनाते हैं। ये सब नई पद्धतियाँ हैं बिजली बनाने की, इन्हें बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन। ठीक है, और कन्वेंशनल पावर जनरेशन हमारे पुरानी पद्धतियाँ जैसे कोयला और डीजल से जो बनती थी। तो ये सब कोयला से बिजली बनना हमारा क्या कहलाता है, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में हमारा कोयला जो है यूज होता है, क्योंकि कोयले से क्या होता है, भाप बनाई जाती है और उस भाप से हमारी टरबाइन चलाई जाती है। टरबाइन के चलने से हमारा जनरेटर चलता है और बिजली बनती है। ठीक है, तो कन्वेंशनल पावर जनरेशन हमारा क्या है, वो जो थर्मल पावर जनरेशन है वो कन्वेंशनल टाइप का होता है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही होगा, कौन सा होगा, ए। ठीक है, और नॉन कन्वेंशनल अगर हम कहेंगे नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन, तो उसमें हो जाएगा सोलर, बायोगैस और विंड एनर्जी, ये तीनों ऑप्शन सही होंगे। तो कन्वेंशनल हमारा थर्मल हो जाता है और नॉन कन्वेंशनल में सोलर, बायोगैस, विंड एनर्जी। तो यहाँ पे 48 क्वेश्चन में कन्वेंशनल पावर जनरेशन पूछा है, इसलिए ए वाला ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं। विच फ्यूल इज यूज टू जनरेट हीट एनर्जी इन थर्मल पावर स्टेशन। वही सेम क्वेश्चन आ गया कि हीट एनर्जी मतलब कि जो है थर्मल पावर स्टेशन में हीट मतलब गर्मी या ताप उत्पन्न करने के लिए कौन सा फ्यूल यूज किया जाता है, कौन सा पदार्थ या कौन सा ईंधन यूज किया जाता है, तो हमारा कोयला होता है। कोयले से ही हम क्या करते हैं, बॉयलर में जो पानी होता है उसको भाप बनाते हैं। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन सही होगा इसमें 49 का ए। ठीक है, ठीक है, इसमें लकड़ी, बायोगैस, किरोसिन, आयल ये सब नहीं होता है, कोयले से ही बनती है बिजली। कोयले से जो बिजली बनती है वो हमारा थर्मल पावर स्टेशन में कोयले से ही बिजली बनाई जाती है। ठीक है, तो 49 का ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, 50। यहाँ पे देखिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ मार्क्ड एज एक्स इन हाइड्रो पावर प्लांट। अभी इसमें जो एक्स भाग है वो क्या है हाइड्रो पावर प्लांट में। ठीक है, एक्स क्या है ये, तो ये जो पहली बात तो जान लेते हैं क्या है, एक हाइड्रो पावर प्लांट है। क्या है ये, हाइड्रो पावर प्लांट। अब हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, हाइड्रो पावर प्लांट वो प्लांट होते हैं जिसमें कि बांध से पानी रोककर एकाएक नीचे छोड़ा जाता है। ठीक है, जब पानी बहुत ऊंचाई से नीचे गिरता है तो
वहाँ पे सीधे उस टरबाइन की ब्लेड पे छोड़ा जाता है या चरखी लगी होती है उस पे छोड़ा जाता है, तो वो चरखी घूमने लगती है पानी गिरने से, है ना। जब चरखी घूमती है तो उससे हमारा जनरेटर अटैच होता है, जनरेटर घूमता है और जनरेटर से हमारी बिजली बनती है। तो ये कुल सिस्टम होता है हाइड्रो पावर प्लांट का, जिससे हम बोलते हैं पन बिजली। ठीक है, पन बिजली उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पन बिजली प्लांट। ठीक है, पन बिजली। तो पन बिजली प्लांट में एक एक पार्ट हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। जैसे यहाँ पे क्या है, ये क्या है, हमारा डैम है, ये हमारा जो है ये बांध है, बांध में ये पानी इकट्ठा हुआ है, इस पानी को हम धीरे धीरे यहाँ छोड़ रहे हैं। यहाँ पे एक टंकी बनी होती है, इसको बोलते हैं सर्ज टैंक, इसको बोलते हैं SURGE सर्ज, TANK टैंक, इसको बोलते हैं सर्ज टैंक। ठीक है, इसके बाद जो ये वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्पिलवे, है ना, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाल्व हाउस। ठीक है, ये जो टंकी बनी होती है उसके बाद यही होता है वाल्व हाउस। जो पूछा गया क्वेश्चन में एक्स भाग क्या होता है, ये होता है, ये होता है आपका वाल्व हाउस होता है, इसे क्या बोलते हैं, वाल्व हाउस। वाल्व हाउस का क्या काम है, वाल्व हाउस, ये वाल्व हाउस से हम कितना पानी नीचे छोड़ा जाना है उस, यहाँ से हम उसको कम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, वाल्व हाउस मतलब इसमें कई सारे वाल्व होते हैं, जैसे मान लीजिए 10 वाल्व हैं, तो इसमें से मान लीजिए कम पानी छोड़ना है तो हमने 4 वाल्व खोल दिया, 6 वाल्व बंद किया रखा। अगर ज़्यादा पानी छोड़ना है तो 10 के 10 खोल दिया, तो ज़्यादा पानी जो है ऊपर से नीचे आने लगेगा। तो वाल्व हाउस जैसे पानी छोड़ेंगे, ये पानी इस पाइप के माध्यम से, इस पाइप को बोलते हैं पेनस्टॉक, इस पाइप को बोलते हैं पेनस्टॉक। ठीक है, और ये पानी इस पाइप के द्वारा ये पानी कहाँ पे आता है, ये होती है वाटर टरबाइन। क्या होती है, वाटर टरबाइन। वाटर टरबाइन पे जब गिरता है तो टरबाइन घूमती है और इससे जनरेटर कनेक्ट होता है, जनरेटर से हमारी बिजली बनती है। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट में एक एक चीज़ हमने आप लोगों को बता दिया। इसमें ऑप्शन क्या है देखते हैं, ये 50वां क्वेश्चन है। 50वां क्वेश्चन में जो एक्स भाग पूछा है वो क्या है, वाल्व हाउस है ये। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। सर्ज टैंक, जो टैंक बना हुआ है वो सर्ज टैंक होता है, पेनस्टॉक पाइप को बोलते हैं, और रिजर्वायर जो बांध में पानी इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं। तो वहाँ पे जो एक्स भाग पूछा है वो हमारा वाल्व हाउस है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ फिर से देख लेते हैं, इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं रिजर्वायर जहाँ पानी इकट्ठा होता है, ये हमारा होता है सर्ज टैंक, ये होता है वाल्व हाउस, जिस पाइप के माध्यम से पानी ऊपर से नीचे आता है उसको बोलते हैं पेनस्टॉक। ये होती है हमारी वाटर टरबाइन और जनरेटर सेट ये लगा होता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से बिजली हमारी बनती है। ठीक है, तो एक्स भाग पूछा है तो ये हमारा वाल्व हाउस होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाटर टरबाइन है, वाटर टरबाइन है मतलब कि यहाँ से देखिए ये क्या है, एक क्वेश्चन में क्या है, विच इज़ द नेम ऑफ पार्ट एक्स, एक्स भाग इसमें क्या है। ये एक वाटर टरबाइन की ब्लेड है, ये जो ब्लेड है ये क्या है, एक वाटर टरबाइन की, वाटर टरबाइन ब्लेड है। ठीक है, यहाँ से पानी छोड़ा जा रहा है, यहाँ से पानी बहुत तेज़ी गति से आता है, और जैसे ये पानी आता है इससे टकराता है तो ये घूमने लगती है, इस तरह से इसे घूमने लगती है। ठीक है, जब ये घूमती है तो इससे जनरेटर अटैच होता है हमारा, वो बिजली बनाता है। ठीक है, तो वाटर टरबाइन है तो उसमें पूछ रहा है एक्स भाग क्या है, जिसके द्वारा पानी बहुत तेज़ी से इस पर पड़ रहा है। तो ये हमारा भाग कौन सा है, यह है नोजल होता है। ठीक है, नोजल होता है, ये वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। ये एक वाटर टरबाइन है, वाटर टरबाइन की ब्लेड है, और इसमें पानी ऊपर से बहुत तेज़ी से आ रहा है, इस नोजल के द्वारा, नोजल के द्वारा इस पे टकरा रहा है जिससे ये घूम रही है, और इससे जनरेटर घूम रहा है और बिजली बन रही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 52वां क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द नेम ऑफ पावर स्टेशन। अभी पावर स्टेशन का नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, सिंपल है, ये एक डैम है, एक बांध है, बांध में ये वाल्व हाउस है,
वाल्व हाउस है, यहाँ से पानी नीचे आ रहा है और यहाँ पे टरबाइन, वाटर टरबाइन के ब्लेड से टकरा रहा है, इससे घूम रही है। ऊपर ये जनरेटर लगा हुआ है, जनरेटर बिजली बनाएगा और वो बिजली हम यहाँ से ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है कौन सा ये पावर प्लांट है। ठीक है, पावर स्टेशन कौन सा है, हाइड्रो पावर प्लांट ही है। ठीक है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट दैट इंक्रीज द प्रेशर ऑफ एयर सप्लाइड टू इंजन टू इंक्रीज पावर इन डीजल पावर प्लांट। ठीक है, डीजल पावर प्लांट में एयर प्रेशर को बढ़ाने वाला उपकरण कौन सा होता है। ठीक है, तो इसमें जो है सुपर चार्जर होता है, इसका ऑप्शन है सुपर चार्जर। ठीक है, इसको ये होता है। 54 क्वेश्चन क्या है देखिए, विच डिवाइस फर्दर रेज द टेम्परेचर ऑफ स्टीम इन थर्मल पावर स्टेशन। अब थर्मल पावर स्टेशन आ गया, पहला था हाइड्रो पावर स्टेशन, दूसरा आ गया थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, जो हमारे पावर जनरेशन प्लांट होते हैं कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है थर्मल पावर स्टेशन, एक तो हाइड्रो पावर प्लांट होता है। पहला बताया था हमने हाइड्रो, जिसमें पानी को ऊपर से गिरा के बिजली बनाते हैं। दूसरा होता है थर्मल, तीसरा होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट और चौथा होता है डीजल पावर प्लांट। डीजल पावर प्लांट। ठीक है, ये कुछ 4 तरह के हमारे जो पावर प्लांट होते हैं जिनसे हम बिजली बनाते हैं। हाइड्रो में पानी का यूज करके, थर्मल में कोयले का यूज करके, न्यूक्लियर में यूरेनियम थोरियम रेडियो एक्टिव पदार्थ का यूज करते हैं और डीजल में हमारा डीजल जनरेटर होता है, इसमें डीजल डालकर हम जनरेटर से बिजली बनाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो थर्मल पावर प्लांट में पूछ रहा है कि थर्मल पावर प्लांट में जो भाप का तापमान, मतलब भाप का तापमान वैसे भी ज़्यादा होता है लेकिन और ज़्यादा बढ़ाने वाला उपकरण कौन सा है, तो इसमें जो होता है वो सुपर हीटर होता है। सुपर हीटर। ठीक है, सुपर हीटर क्या करता है, जो भाप का तापमान होता है उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PWR। PWR का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो इसमें जो है क्या है, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है इसका फुल फॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाटर रिएक्टर। PWR ये थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है। ठीक है, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा इसमें। 56 क्वेश्चन देखते हैं, विच मटेरियल इज यूज टू मेड मॉडरेटर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडरेटर किस पदार्थ का बना होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में या न्यूक्लियर पावर प्लांट में। हमने बताया ना कि न्यूक्लियर पावर प्लांट भी होता है जिसमें यूरेनियम या थोरियम जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनसे क्या करते हैं, उनका विखंडन करके, या उसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया करके उसमें हम हीट उत्पन्न करते हैं और उस हीट से हम पानी को भाप बना के और टरबाइन को चलाते हैं। तो वहाँ पर जो विखंडन प्रक्रिया होती है उनमें न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए, ठीक है, मॉडरेटर मतलब मंद करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ग्रेफाइट की छड़ें होती हैं, ग्रेफाइट की। ठीक है, ये हमारे ग्रेफाइट की छड़ें होती हैं जिससे हम न्यूट्रॉनों की, जो नाभिकीय विखंडन में हमारे न्यूट्रॉन निकलते हैं उनको, उनकी गति को कम करने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है जिससे वो मंद बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा। 57 क्वेश्चन देखिए क्या है, हाउ सन हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो सन की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें सोलर सेल के द्वारा होता है, सोलर प्लेट, जो सोलर प्लेटें लगी होती हैं छतों के, छत के ऊपर, वहाँ पर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है और इससे हमारी बिजली बनती है। ठीक है, सोलर सेल होते हैं जो सन हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। 58 क्वेश्चन क्या है, विच कन्वर्ट्स रोटर रोटेशन इनटू हाई स्पीड एंड रोटेट द इलेक्ट्रिकल जनरेटर इन विंड पावर जनरेशन। विंड पावर जनरेशन क्या होता है, जो पवन चक्की के द्वारा हम बिजली बनाते हैं इसे बोलते हैं विंड पावर जनरेशन। विंड पावर जनरेशन या पवन चक्की, पवन चक्की, ठीक है। पवन चक्की में क्या होते हैं, बड़े बड़े टावर होते हैं, इन टावर पे क्या लगा होता है, इस तरह से चरखी लगी होती है, जो हवा का झोंका चलता है तो चरखी घूमती है, और उसके घूमने से यहाँ पे पीछे एक छोटा सा जनरेटर लगा होता है, वो घूमता है और उससे बिजली बनती है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कह रहा है कि जो पवन चक्की की ब्लेड घूम रही है वो धीरे धीरे घूमती है, लेकिन पीछे इसके गियर बॉक्स लगा होता है। वो गियर बॉक्स क्या करता है, उसकी जो धीरे धीरे घूम रहा है उसकी स्पीड को इधर मतलब इधर ज़्यादा तेज़ी से घूमता है, क्योंकि इधर क्या होता है कि जो घिरनी होती है या उसका जो क्या नाम है, गियर बॉक्स क्या करता है, उसकी स्पीड को इधर बढ़ा देता है, ठीक है। तो कह रहा है कि रोटर के रोटेशन को उच्च गति से कौन घुमाता है, ठीक है। तो इसमें होता हमारा 58 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, गियर बॉक्स। गियर बॉक्स क्या करता है, जो पवन चक्की की ब्लेड घूम रही है उसकी गति को बढ़ा देता है जिससे कि हमारा जनरेटर और तेज़ी से घूमे, ठीक है। विच इज़ द वोल्टेज रेंज ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हमारा, वो उसकी वोल्टेज रेटिंग क्या होती है। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह से होते हैं। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होता है वो 11 kV का होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर पे कितना आता है 11,000 वोल्ट, और ट्रांसफार्मर से जब निकलता है तो 415 वोल्ट 3 फेज निकलता है और 230 वोल्ट सिंगल फेज निकलता है। तो यहाँ पे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ट्रांसफार्मर के बाद का जो वोल्टेज निकलता है उसको पूछ रहा है, तो होता है 415 वोल्ट, इसको याद रखिएगा। और प्राइमरी अगर कहता तो होता है 11,000 वोल्ट, ठीक है, या कहीं कहीं 33,000 भी होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 60 क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज एडाप्टेड फॉर AC पावर ट्रांसमिशन। AC पावर ट्रांसमिशन या AC पावर संप्रेषण में, है ना, कौन सा ट्रांसमिशन अडॉप्ट किया जाता है। तो सिंगल फेज वायर, 2 वायर, ये भी नहीं है। 2 फेज 3 वायर गलत है। 3 फेज 3 वायर सही है, ठीक है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा, 60 का सी, ठीक है। जो बिजली हमारी ट्रांसमिशन मतलब बिजली जो भेजी जाती है, तो भेजने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास जो टावर होते हैं, जैसे मान लीजिए 2 पोल हैं, तो इसमें 3 तार के द्वारा बिजली हमारी भेजी जाती है, ठीक है। तो 3 वायर सिस्टम होता है, 3 वायर सिस्टम, जिसको हम सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। 61 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ कंडक्टर यूज्ड इन ओवरहेड लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओवरहेड लाइन में कौन सा कंडक्टर यूज होता है, तो ACSR कंडक्टर यूज होता है, ACSR, ठीक है। 61 का ACSR होता है एल्युमिनियम कोर स्टील रेनफोर्स्ड, इसका फुल फॉर्म होता है A फॉर एल्युमिनियम, मतलब एल्युमिनियम का वायर होगा। जो नंगे तार होते हैं हम देखते हैं, जो पोल पे नंगे तार होते हैं वो एल्युमिनियम के बने होते हैं। एल्युमिनियम कोर जो होती है उसमें किसकी होती है, स्टील की होती है। उस एल्युमिनियम के तार के अंदर अगर हम खोलेंगे उसको, तो एक स्टील का तार होगा जिसके ऊपर एल्युमिनियम के तार ऐंठे हुए होते हैं। रेन फोर्स, आर फॉर होता है रेन फोर्स मतलब एल्युमिनियम के तार जो ऐंठे होते हैं। ACSR का फुल फॉर्म होता है एल्युमिनियम कोर स्टील रेनफोर्स्ड वायर, ठीक है। ओवरहेड लाइन हमारी यही होती है, ACSR कंडक्टर इसमें यूज होता है, ठीक है। जो नंगे तार होते हैं एल्युमिनियम के मोटे मोटे, हम लोग पोल पे देखते हैं।
ओवरहेड लाइन मतलब जो ओवरहेड सिरों पर ही लाइन होती है, ओवरहेड हेड के ऊपर, ठीक है, नंगे तार में दिखाई देते हैं, उसी की बात हो रही है। तो आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, 30 मिनट की हो गई है, तो मैं यहीं पे इसको बंद कर रहा हूँ। अगली वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।